नमस्कार विद्यार्थियों। हमने समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा समाज के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज आगे हम समाजों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज को उसके प्रारंभिक काल से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जनजातीय समाज, दूसरा है कृषक समाज, तीसरा है औद्योगिक समाज और चौथा है उत्तर औद्योगिक समाज। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहला है जनजातीय समाज। ये समाज का प्रारंभिक स्वरूप था। जब समाज अस्तित्व में आया तो उसका ये प्रारंभिक स्वरूप था। जनजातीय समाज में आदिम लोग, आदिवासी लोग, वनवासी लोग, जिनको गिरिजन भी कहते हैं, तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि प्रारंभिक काल में मनुष्य जंगलों में रहता था। ये भारत के प्राचीनतम निवासी माने जाते हैं। ये सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं जब से समाज अस्तित्व में आया है। इस जनजातीय समाज को वेरेल एल्विन ने इन्हें आदिम जाति का नाम दिया। ठक्कर बापा और भारतीय संविधान निर्माता सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने इन्हें आदिवासी नाम दिया। डॉक्टर GS घुरिये ने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि जनजातीय समाज को या भारतीय जनजातियों को GS घुरिये ने क्या कहा है या पिछड़े हिंदू किस समाजशास्त्री ने कहा है। तो GS घुरिये ने जनजातीय समाज को पिछड़ा हिंदू की संज्ञा दी थी। जिन जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा मानते हुए संविधान की अनुसूची में शामिल कर लिया गया, उन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाने लगा। यानी कि जिन जनजातियों को सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा मानते हुए संविधान की अनुसूची में शामिल कर लिया, उनको अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाने लगा। जनजातीय समाज में एक जनजाति के लोग एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। इन जनजातियों में अंतर्विवाह पाया जाता है, एक सामान्य सी संस्कृति पाई जाती है और सामान्य से निषेध भी होते हैं। निषेध का मतलब मनाही होती है। उस पूरे जनजातीय समाज में किसी बात के लिए मनाही होती है कि मान लो हिरण का शिकार करना मना है, या नीम का पेड़ काटना मना है, या इस व्यक्ति द्वारा या पुरुषों द्वारा ये कार्य वर्जित है, या महिलाओं के द्वारा ये कार्य वर्जित है। इस प्रकार जनजातीय समाज सबसे प्राचीन समाज है। उसके बाद में आता है कृषक समाज, एग्रेरियन सोसाइटी। जनजातीय समाज के पश्चात कृषक समाज का अस्तित्व आया। मनुष्य धीरे धीरे आखेट से शिकार के बाद में उसने एक जगह रहना शुरू किया और कृषि कार्य प्रारंभ किया। रॉबर्ट रेडफिल ने सर्वप्रथम कृषक समाज की अवधारणा दी। भारत एवं चीन में ये समाज पाए जाते हैं, यानी कि इनका वर्गीकरण करते हैं तो ये समाज अधिकांशतया भारत और चीन में पाए जाते हैं। ऐसे समाजों में कई समूह होते हैं, वर्ग होती है और श्रेणियां भी पाई जाती है। आंद्रे बिताई भारतीय समाजशास्त्री हुए हैं, ने कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। रॉबर्ट रेडफिल ने भी इसके बारे में बताया है कि ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं, तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, उनको उन्होंने कृषक समाज कहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की 5 प्रमुख विशेषताएं बताई है। रॉबर्ट रेडफील्ड एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने इस दिशा में काफ़ी कार्य किया है और एक अवधारणा भी दी है उन्होंने कृषक समाज की। उन्होंने कृषक समाज की 5 मुख्य विशेषताएं बताई है। पहला, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं, यानी कि उनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत भूमि और कृषि है। दूसरा, कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत समुदाय है। तीसरा, कृषक समाज अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है, यानी कि इनमें विभिन्नताएं बहुत कम पाई जाती है। कृषक समाज आर्थिक आधार पर अन्य समाजों से भिन्न है, क्योंकि इनमें आर्थिक जो तरीका है, आर्थिक साधन है इनके, वो सिर्फ खेती है। कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है, लेकिन अनेक क्षेत्रों में उनसे प्रभावित हुआ है। अब तीसरा है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज की उत्पत्ति हुई या औद्योगिक समाज अस्तित्व में आया, वो है कृषक समाज के बाद में। कृषक समाज के बाद में धीरे धीरे उद्योग धंधे लगने लग गए, नगरों का निर्माण होना
होने लगा, छोटे छोटे गांव से कस्बे बनने लगे और उसके तत्पश्चात औद्योगिक समाज अस्तित्व में आया। नगरों के विकास के साथ साथ उद्योग धंधों का भी विकास हुआ, परिणाम स्वरूप औद्योगिक समाज की स्थापना हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य खेती करता था तो उसके बाद में कई तरह के उद्योग धंधे लगने लग गए, कस्बों का विकास हुआ, कस्बों से नगरों का विकास हुआ और इन नगरों के विकास से ही इस औद्योगिक समाज का अस्तित्व में आया, औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ, औद्योगिक समाज की स्थापना हुई। और चौथा और अंतिम है उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज से तात्पर्य यह है कि औद्योगिक समाज के बाद का समाज। यह समाज एक ऐसा समाज होगा जहां मनुष्य का स्थान कंप्यूटर ले लेंगे और उत्पादन मशीनों की सहायता से अधिक होने लगेगा। वर्तमान समय को या वर्तमान समाज को हम इसमें बता सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश कार्य कंप्यूटर द्वारा हो रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं। आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि कार्यों में भी मनुष्य की भागीदारी को कम कर दिया है। आजकल खेती के भी इतने साधन हो गए हैं कि उसने मनुष्य की शक्ति और जड़ शक्ति दोनों को ही कम कर दिया है। पहले जहाँ खेत में कई व्यक्ति खेत का काम करते थे, अब एक मशीन के कारण वो सारा काम, उन सारे मजदूरों का काम, सारे व्यक्तियों का काम एक मशीन करने लग गई है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण हुआ है। साथ ही कई सारी बुराइयां भी अभी वर्तमान में आई है। व्यक्तिवादिता बढ़ी है, औपचारिक संबंध बढ़े हैं, निर्धनता बढ़ी है क्योंकि गरीब और अधिक गरीब हुआ है और अमीर और अधिक अमीर हुआ है, बेकारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गंदी बस्तियां आदि इस तरह की बुराइयां या कमियां भी उत्तर औद्योगिक समाज में देखने को मिलती है। समाज के कुछ अन्य प्रकार भी हम देखेंगे, सम अदर टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन, व्यापक अध्ययन किया जाता है और इन समाजों के अलावा भी बहुत सारे समाज पाए जाते हैं। इसके लिए हम अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अपना अपना मत दिया है, अपना अपना वर्गीकरण दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं टोनीज का वर्गीकरण। सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर टोनीज ने समाज की दो श्रेणियां बताई है, पहला गेमाइनशाफ्ट और दूसरा गेसेलशाफ्ट। प्रथम जो है गेमाइनशाफ्ट है, वो औद्योगिकरण के पूर्व का समाज था, यानी कि पुराना समाज था, और गेसेलशाफ्ट है वो औद्योगिकृत समाज है या वर्तमान समाज है। मार्क्स का वर्गीकरण देखते हैं। मार्क्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हुए हैं, समाजशास्त्री भी हुए हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचना के आधार पर समाजों को 5 भागों में बांटा है। पहला आदिम समाज, दूसरा एशियाई समाज, तीसरा प्राचीन समाज, चौथा सामंतवादी समाज और पांचवा पूंजीवादी समाज। पहला है आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटीज, दूसरा है एशियाई समाज, एशियाटिक सोसाइटीज, तीसरा है प्राचीन समाज, फ्यूडल सोसाइटीज और पांचवा है पूंजीवादी समाज या कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम धीरे धीरे आगे और देखते हैं कि आदिम समाज तो सबसे प्राचीन समाज था, विभिन्न प्रकार की जनजातियां उसमें पाई जाती थी और उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर समुदाय का समान अधिकार था। एशियाई समाज यानी कि चीन, भारत और रूस के कुछ भाग इस प्रकार के समाजों के उदाहरण हैं। यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती थी। अब तीसरा है प्राचीन समाज, इसके उदाहरण है रोम और यूनान। उसके बाद है सामंतवादी समाज, जिसके अंतर्गत हम भूमि और उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था। बड़े बड़े उद्योगों पर पूंजीपतियों का अधिकार पूंजीवादी समाज में देखने को मिलता है। यानी पूंजी जो अधिकार है संपत्ति का, पूंजी का, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास में होता है, क्योंकि ये औद्योगिक समाज का ही एक रूप है। बड़े उत्पादन जो है वो बहुत बड़े स्तर पर एक ही जगह पर होता है, नए नए उद्योग धंधे लगते हैं और औद्योगिकरण होता है और इसी औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीवाद भी पनपता है। अब मार्क्स आगे कहते हैं कि वर्ग रहित समाज की कल्पना की थी, जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होगा, किसी प्रकार की आर्थिक विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, संपत्ति पर संपूर्ण समाज का समान अधिकार होगा। लेकिन मार्क्स की ये सोच सही साबित नहीं हुई, क्योंकि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वर्ग विहीन समाज देखने को नहीं मिलता है।
वर्ग रहित समाज देखने को नहीं मिलता है। समाज में विभिन्न आधारों पर असमानताएं पाई जाती है। अब देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का वर्गीकरण। श्रम विभाजन की मात्रा, आकार, राजनीतिक संगठन में जटिलता तथा सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर स्पेंसर ने समाजों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है सरल समाज, दूसरा है मिश्रित समाज, तीसरा है दोहरे मिश्रित समाज और चौथा है तिहरे मिश्रित समाज। वापस देखते हैं इनको। हर्बर्ट स्पेंसर का जो समाजों का वर्गीकरण किया है उसमें पहला है सरल समाज, सिंपल सोसाइटीज, दूसरा है मिश्रित समाज, कंपाउंड सोसाइटीज, तीसरा है दोहरे मिश्रित समाज, डबल कंपाउंड सोसाइटीज और चौथा है तिहरे मिश्रित समाज, ट्रिपल कंपाउंड सोसाइटीज। अंत में हम देखते हैं दुर्खिम का वर्गीकरण। इमाइल दुर्खिम ने भी समाजों का वर्गीकरण दिया है और अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन में इस बात को उन्होंने समझाया है और साथ ही यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में भी बताया है। दुर्खिम की एक अन्य पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है दुर्खिम ने समाज का वर्गीकरण 4 प्रकार में किया है। पहला है सरल समाज, दूसरा है सरल बहुखंडीय समाज, तीसरा है सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। पहला है सरल समाज, सिंपल सोसाइटीज, यानी कि जिसमें खंड नहीं होते, बिल्कुल सरल समाज होता है, जैसे कि झुंड में जो लोग रहते थे। दूसरा है सरल बहुखंडीय समाज, सिंपल पॉलीसेगमेंटरी सोसाइटीज, जिसमें कि अनेक सरल समाजों के संयोग से इस प्रकार के समाजों का निर्माण होता है, जैसे कि इरोक्यूस जनजातियां इत्यादि। तीसरा है सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज, जब भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सरल समाज इकट्ठे होते हैं, एक साथ होते हैं, तो सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज बनते हैं, जैसे कि जनजातियां। और अंतिम और लास्ट है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटरी सोसाइटीज, यानी कि सरल समाज और प्राचीन समाज इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने देखा कि दुर्खिम ने समाज के जो 4 प्रकार बताए हैं, ये चारों प्रकार एक के बाद एक क्रमानुसार अस्तित्व में आते गए। सबसे पहले सरल समाज आया अस्तित्व में, उसके बाद जब उसमें विभाजन हुआ तो सरल बहुखंडीय समाज बना। सरल बहुखंडीय समाज में और विभाजन हुआ और विभिन्नताएं बढ़ी, उसका आकार बढ़ा तो सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज बना। और सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज के बाद में दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज बना। आगे बाकी अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे।